हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जो हमारी वीडियो थी, जितनी भी वीडियो इससे पहले बनाई गई हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक से, उनके अंदर हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट और उसके जो फिनोमेना है उनके बारे में पढ़ा था। अभी हमारी जो अगली यूनिट स्टार्ट होने वाली है, इसके अंदर क्या होगा, हमें चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ना है। चार्ज इन मोशन कि जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं जो मोशन में होंगे तो वो कौन कौन सा इफेक्ट आपको शो करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ये मान के चलें कि जब आपका चार्ज मोशन में होगा तो वो दो तरह की फील्ड आपको दे सकता है। एक होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। आप इस बात के बारे में याद रखेंगे कि जब आपका चार्ज रेस्ट में हो तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपका चार्ज मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक्सर्टेड कर सकता है। सिंपली जो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक के जस्ट बाद में। पहले बिल्कुल सिंपल सी जो बातें एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसको डिनोट करते हैं आई से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होती, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और टाइम के लिए सेकंड, तो आपकी यूनिट हो गई कुलाम पर सेकंड। इसकी यूनिट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। सेकंड जो इसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे इसकी यूनिट बनाई गई है एम्पियर। तो आप दोनों याद रखेंगे, कुलाम पर सेकंड और एम्पियर, दोनों ही इसकी यूनिट है। ओके, अगर हम 1 एम्पियर, जैसे यहाँ पर मैंने आई के लिए फॉर्मूला लिखा है Q डिवाइड बाई टी, अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा, देखिए आई के लिए आपके पास फॉर्मूला है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अगर मान के चले मैं चार्ज को 1 गुलाम कर दूं और टाइम को 1 सेकंड कर दूं, तो क्या ये हो सकता है कि जो मेरा करंट है वो 1 एम्पियर हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो यहां से हमारे पास इसकी डेफिनेशन एक बन के निकल के आती है, करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द वायर। अगर आपके किसी वायर के अंदर से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो करंट है वो भी 1 एम्पियर है। ओके, दूसरी बात, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, तो हमें जो कन्वेंशनल करंट होता है हमें उसकी डायरेक्शन देखनी है। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है, करंट दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस साइड में आपके पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, जिस साइड उनका फ्लो होगा उसी साइड में आपको करंट की डायरेक्शन माननी है। एक कंसेप्ट यहाँ से आता है, कई बार पूछा जाता है कई कंपटीशन टेस्ट के अंदर, कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। देखिए करंट का आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और करंट की डायरेक्शन के लिए आपको मैंने बता दिया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वही आपकी करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वही आपके करंट की डायरेक्शन है। आपको इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है, आपको इसकी डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो अगर वैसे डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आपकी जो क्वांटिटी है करंट वो वेक्टर होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसके पीछे वजह क्या होती है कि करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालने के लिए हम स्केलर लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं, ना कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज कर, जैसे कि वेक्टर लॉ की बात करें तो उसमें फॉर्मूला होता है एक रिजल्टेंट निकालने का, R इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। क्या किसी जगह पर किसी सर्किट के लिए टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालने के लिए हमें ऐसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। हम तो बिल्कुल उसको एल्जेब्रिकल तरीके से जोड़ते हैं, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, बिल्कुल सिंपली जो एल्जेब्रिकल तरीका हो वैसे जोड़ते हैं। तो
आप ये याद रखेंगे, करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। और उसकी वजह यही है कि इसके लिए कब इसके एडिशन के लिए या इसके सब्सट्रैक्शन के लिए कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज नहीं होता, हमेशा स्केलर लॉ ऑफ एडिशन का यूज होता है। तो आप इस बात के बारे में अच्छे से ध्यान देंगे। किसी भी सर्किट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखिए आपको मैंने बताया था कि इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, एक बार आप डिस्कस करने का टाइम है अपना कि ये फ्लो है, ये हमारा किस तरह से हुआ। आपने डेफिनेशन पढ़ी इसकी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल बात। लेकिन चार्ज पार्टिकल सर्किट के अंदर फ्लो किस तरह से करते हैं, अब एक बार उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे मान के चलें आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की एक वायर है, ठीक है। कोई भी वायर है वो कम से कम अपने एटम से मिलकर तो बनी ही होगी, और अगर एटम है तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो न्यूट्रॉन तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हमारा जो काम है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेसिस के ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्ज इस वायर के अकॉर्डिंग शो कर देते हैं इस बात को समझने के लिए, ओके। ये मैंने ऊपर वाली लाइन एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई है, नीचे वाली नेगेटिव के लिए बनाई है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, अलग अलग तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। जब तक इस वायर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना जोड़ा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि यहां पर एक बैटरी आपको जोड़नी है, ठीक है। जब तक आप इस सर्किट को इस बैटरी के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक इस सर्किट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे थर्मल मोशन में होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है ही, समझ में आई बात। वो थर्मल मोशन में होते हैं, और थर्मल मोशन में होने का मतलब है कि उनकी जो मोशन है वो कैसी होती है, रैंडम मोशन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, इसमें कोई इस साइड में जा रहा है तो कोई इस साइड में, कोई अपवार्ड में जाता है, कोई डाउनवार्ड में, कोई राइट हैंड तो कोई लेफ्ट हैंड। मतलब इनके जो डायरेक्शन है वो रैंडम मोशन है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से क्या होगा, मान के चलें कि भाई आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं, वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाने लग रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट के ऊपर 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आने लग रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है, उतना ही आपके बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो है। तो नेट हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी वजह से ऐसी कोई भी वायर जिसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता, उससे हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। आप इस बात के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन है वो रैंडमली होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमें उनका इफेक्ट है वो फील करने का मौका नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें इस वायर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक बैटरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब बैटरी का यहाँ पर क्या रोल होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जिस कनेक्टिंग वायर के साथ आपकी मेन वायर से कनेक्ट हो रखा है, वो इस वायर के जरिए यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भेजता है, क्लियर। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां पर जो आपके ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन्स हैं, ये उनको आगे की साइड में रिपेल करेंगे। लेकिन कोई ये तो है नहीं कि कोई एक दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपके पास, तो इस वायर में लाखों करोड़ों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में इनका कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है, और कोलिजन होते होते ये आगे की साइड में मतलब दूसरे एंड की ओर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे एंड की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। वैसा ही काम हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इस वायर के जरिए आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आगे भेजता है, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जाके इनके रास्ते में जो पहला चार्ज पार्टिकल आएगा नेगेटिव, उसको जाके रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद वो आगे जाएगा, आगे वाले से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद में अपनी एनर्जी को ये लॉस कर देता है, लेकिन दूसरे वाले को मोशन में ला देगा। वो आगे जाएगा, वो फिर कोलाइड हुआ, वो आगे गया, फिर कोलाइड हुआ। मतलब ऐसे एक तरह से जो हम सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं
धक्के मारना, वैसा कोई काम यहाँ पर होने लग रहा है। चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने से अपोजिट एंड की ओर, अपने से अपोजिट एंड की ओर उनको पुश करने लग रहे हैं, उनको ड्रिफ्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की जो ये वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी का नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो करंट यहां से आपने प्रोड्यूस करवाया है, आप उसको ड्रिफ्ट करंट भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी नेगेटिव, बैटरी जोड़ने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सारे के सारे बैटरी के पॉजिटिव एंड की ओर आना स्टार्ट हो गए, और जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स आपके हैं वो सारे के सारे बैटरी के नेगेटिव की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और चार्ज पार्टिकल्स, एक स्पेशल चार्ज पार्टिकल, जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो अलग हो गया, नेगेटिव है वो अलग हो गया। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि वो सारे पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि वो सारे नेगेटिव की ओर जाएंगे। और मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उस डेफिनेशन के अंदर यही तो कहा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपके करंट है वो जनरेट एक तरह से हुआ है, ठीक है। जो भी कोई काम होगा वो इसके दम पे होगा, मतलब ये इस कहानी का सारा बॉस है। ये जैसा आगे आदेश देगा, जितना ज्यादा आदेश देगा उसी हिसाब से आपके करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive end of conductor under the influence of an external electric field applied। मेन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही आपका जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक वो बना हुआ है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ के ऊपर इसकी डेफिनेशन देंगे। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी वायर के वो पॉजिटिव एंड की ओर, मतलब ये आपका पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड की ओर आना ये स्टार्ट कर देते हैं, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर मान के चले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए वैल्यू निकालना चाहें तो बुक के अकॉर्डिंग तो इसकी जो इसका डेरिवेशन है वो काफ़ी बड़ा दे रखा है, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल सी बात मान के चलें। देखिए, जैसे हमारे पास चार्ज के केस में फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और फोर्स के लिए एक फॉर्मूला और भी तो होता है, जब आपके पार्टिकल्स हैं या आपके ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो ma। देखिए यहाँ पर ये वाली फोर्स भी लिख सकते हैं, ये वाली फोर्स भी लिख सकते हैं, दोनों जायज हैं। अगर चार्ज पार्टिकल्स की बात होने लग रही है तो आपकी ये वाली फोर्स की वैल्यू जायज है, और अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो आपकी ये वाली वैल्यू भी जायज है। एक काम करते हैं, दोनों वैल्यू जब फोर्स की हैं तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर पुट कर देते हैं, QE इज इक्वल टू MA, और यहाँ से आपके A की वैल्यू क्या जाती है? QE डिवाइड बाई M। इतनी बात आप याद रखेंगे कि आपके लिए यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई M। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू QE डिवाइड बाई M। देखो भाई, वेलोसिटी को अगर टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो किसकी वैल्यू आती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। लेकिन अगर वेलोसिटी को एक साइड में रखें और टाइम को दूसरी साइड लेके चले जाएं तो आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू है कितनी? QE डिवाइड बाई M, और ये टाइम आपका यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो वैल्यू यहां पर है ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर आपको चेंजमेंट क्या करना है उस चीज के बारे में जरूर याद रखें। देखिए यहां पर ये जो वेलोसिटी है, अगर हम इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान के चलते हैं तो यहां पर जो आपका टाइम होगा ये सिंपली टाइम ना लेके हम इसको ऐसे टाउ से लिखेंगे, और इसका मतलब होगा रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से समझे बात को। आपने वेलोसिटी की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में मान के चलें तो जो आपका टाइम यहां पर लिखा हुआ है उस टाइम को आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझे। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे की साइड में ड्रिफ्ट होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड कर देगा, तो इन दोनों के कोलिजन के बीच में भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, मतलब जाके उसको ड्रिफ्ट करेगा आगे। लेकिन
इन दोनों के ड्रिफ्ट होने के बीच में या इन दोनों के आपस में कोलिजन के बीच में जो टाइम लिया जाता है वो टाइम आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम, मतलब कोलिजन करने से पहले जो उसका आराम का टाइम है दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे? वी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करके चल रहे हैं तो आप चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है आप उसको ई से लिख सकते हैं, ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई टी डिवाइड बाई एम। ये आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये जो टर्म है ये आगे जाके हमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हर किसी की वैल्यू देने में ये फॉर्मूला हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से देखना है, इसको समझना है कि इसको सिंपल तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से देखनी है ताकि आपको बाद में इसमें दिक्कत ना आए। ओके, चलिए इसमें आगे वाला टॉपिक करते हैं हम। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका रिलेशन क्या होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? मान के चले आपके पास एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है इस लेंथ को हम L मान लेते हैं, और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देखिए जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉरी, इसका आप सिंपली मतलब समझ के चलें, आपकी तार की मोटाई से मतलब है। एरिया मत निकालने लग जाना, इसकी कभी लंबाई गुना चौड़ाई करके कर दें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो वायर है उस वायर की मोटाई कितनी है। क्लियर? तो ये इसका मान के चले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो L है L इसकी लेंथ हो जाती है। लेट स्मॉल n बी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपकी नंबर डेंसिटी है किसके लिए? आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो नंबर डेंसिटी है उसको हमने स्मॉल n से लिख रखा है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम वायर की वॉल्यूम निकालना चाहें तो वायर की वॉल्यूम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने निकाल ली, वॉल्यूम इसकी A मल्टीप्लाइड बाई L है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल N डिवाइड बाई AL। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिवाइड बाई ये हो गई आपकी वायर की वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NaL। क्लियर? इतनी बात लेके चलते हैं। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाती है ANEL। ये आपके टोटल चार्ज, जो इस वायर का टोटल चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल से उनका समेशन जो है, ये उसके लिए आपके टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाती है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक एंड से दूसरी एंड की ओर ड्रिफ्ट करना है। तो ड्रिफ्ट करने में वो कितनी लेंथ कवर करेगा? वो लेंथ कवर करेगा भाई जितनी इस वायर की लेंथ है, मतलब कि L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यहां पर लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया? L मल्टीप्लाइड बाई T। क्लियर? और यहां से आपके लिए T की वैल्यू क्या आ गई? L डिवाइड बाई VD। देखिए आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, क्यू की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और टी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज है आपका ANEL एंड डिवाइड बाई जो आपका टाइम है L डिवाइड बाई VD। ये L से L आपका कट गया और VD आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा
तो आई की वैल्यू आ जाती है ANEVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इससे आगे के टॉपिक है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।